हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो है सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत आप बिना पढ़े एग्जाम में जाइएगा मत, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। तो दोस्तों, यदि आपको एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है तो इस सिद्धांत को आप जरूर पढ़ें। इसमें दोस्तों हम इस सिद्धांत में ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, एड ईगो सुपर ईगो क्या होते हैं, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और दोस्तों निस्संजम क्या होता है, ये सब चीजें भी दोस्तों हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स दोस्तों आप बहुत अच्छी वीडियो आपकी ये होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं लाता रहता हूं, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हम सिगमंड फ्राइड की बात करें तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड जो हैं, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत कहलाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत कहलाता है सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है और कई बार क्वेश्चन निकलता है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन मनोविश्लेषणवादी हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिगमंड फ्राइड। ये आप ये क्लियर करके रख लेना। अब दोस्तों प्रतिपादक तो आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों यदि निवास की बात करें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, है ना। और ऑस्ट्रिया कहाँ है, वियना में है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे और ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, वियना में है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि जो सिगमंड फ्राइड थे दोस्तों, ऐसे एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारण तत्व माना। इन्होंने ये माना कि जो मानव व्यवहार का निर्धारण होता है वो सिर्फ मूल प्रवृत्तियों से होता है ना। अब दोस्तों ये मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, तो आपको पता है दोस्तों, है ना। जैसे जिज्ञासा हुआ, पलायन हुआ, हास हुआ, भूख हुआ, प्यास हुआ, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। और इन 14 मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया था, मैकडूगल साहब ने दिया था। और मैकडूगल साहब ने दिया था, लेकिन इन्होंने इन मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारण तत्व माना। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानव व्यवहार का निर्धारण तत्व मूल प्रवृत्तियों को माना है, ऐसा क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों इनका आप कंप्लीट कर लेना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों सिगमंड फ्राइड द्वारा कुछ मूल प्रवृत्तियां दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड हैं उनके द्वारा केवल 2 मूल प्रवृत्तियां दी गई थी, जिसमें पहली है हमारी जिजीविषा और दूसरी है हमारी मुमूर्षा, है ना। अब ये जिजीविषा क्या है, तो जिजीविषा का मतलब दोस्तों जीने की इच्छा होता है, और मुमूर्षा का मतलब क्या होता है, मृत्यु की इच्छा। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां दी गई थी, तो 2 दी गई थी। ठीक है, और मैकडूगल द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां दी गई थी, तो आपका आंसर रहेगा 14। ठीक है, और गिलफोर्ड द्वारा कितनी दी गई थी, तो मैंने आपको बताया था गिलफोर्ड द्वारा भी 14 दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड महोदय हैं, इन्होंने दोस्तों मन की दशाएं बताई हैं। जो हमारा मन रहता है उस मन की कुछ दशाएं बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 अवस्थाएं हैं, 3 दशाएं हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि सिगमंड फ्राइड द्वारा मन की अवस्थाएं हैं, तो आपका आंसर रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी 3 है, तो एक है हमारा दोस्तों चेतन मन, एक होता है हमारा अचेतन मन, सॉरी हाँ अर्ध चेतन है दोस्तों, है ना। एक है चेतन मन, एक है हमारा अर्ध चेतन मन, और दूसरा हमारा जो तीसरा है दोस्तों अचेतन मन। यहाँ पर ये बानई है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। चेतन मन, अर्ध चेतन मन, और तीसरा है हमारा अचेतन मन। ठीक है दोस्तों, हमारे जो माइंड होता है वो 3 प्रकार का ही होता है। ठीक है, जिसमें अब चेतन मन क्या होता है, तो दोस्तों जो चेतन मन होता है वह मन होता है जो हमारा एक्टिव रहता है। जैसे मान के चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका जो मन है केवल पढ़ने पर लगा हुआ है ना, केवल पढ़ने पर लगा हुआ है। बाकी जो आपकी जो भी चीजें आपने पहले पढ़ के रखी हैं, या फिर जो भी चीजें आपके पास हैं वो आपकी स्टोर रखी हैं। ठीक है, वो स्टोर हैं, पहले से स्टोर हैं। तो दोस्तों वो चीजें अर्ध चेतन मन में है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो, अभी आपका जितना माइंड एक्टिव है वो आपका चेतन कहलाता है। समझ में आपको आया, जो चीजें आपने पहले से पढ़ के रखी हैं, आपके माइंड में सेट हैं, जिनको आप याद नहीं कर रहे हो, अभी पहले से सेट है ना, तो वो है हमारी अचेतन मन में। ठीक है,
तो दोस्तों ध्यान रखना, एक्टिव मन क्या होता है हमारा, चेतन, और डीएक्टिव क्या होता है, अचेतन मन होता है। ठीक है, अब अर्धचेतन क्या होता है, तो दोस्तों चेतन मन और अर्धचेतन मन की जो बीच की अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं अर्धचेतन मन। ठीक है, तो चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अर्धचेतन मन। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो चेतन मन होता है वो केवल 10% होता है ना, 100% में से जो 10% होता है वो चेतन मन होता है। ठीक है, और दोस्तों अर्धचेतन और अचेतन मन होता है, ये होता है हमारा 90%। क्या होता है, 90%। तो ध्यान रखना दोस्तों, चेतन मन कितना परसेंट होता है हमारा, 10% होता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, और दोस्तों हम आपको जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन है इनको हम रेशियो में बताते हैं, मतलब अनुपात में इनकी वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चेतन मन होता है वो चेतन मन 1/10 भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, देखो टोटल भाग कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको परसेंटेज में कितना बताया, 10 बताया है ना, तो 10 का हम 100 में भाग लगाएंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 1/10 ही आएगा, है ना। तो चेतन मन कितना होता है, 1/10 भाग। ठीक है, भाग मस्तिष्क का जागृत, मतलब जो माइंड हमारा जागृत अवस्था में रहता है, एक्टिव रहता है, उसको हम बोलते हैं चेतन मन। ठीक है, अर्धचेतन मन क्या होता है, तो चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। अब दोस्तों हम अचेतन मन की बात करें तो जो 9/10 होता है, क्या 9/10 होता है भाग, है ना, वो क्या होता है हमारा अचेतन मन, मतलब डीएक्टिव मन। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जागृत करना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कल हमने कोई चीज पढ़ी है, ठीक है, तो कोई हमसे डायरेक्टली पूछ ले तो नहीं बता पाएंगे थे, लेकिन उसको हम रिकॉल करेंगे, मतलब अर्ध चेतन मन से चेतन मन में लेके आएंगे, फिर हम उसको आराम से बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पुरानी चीजें होती हैं हमारी अर्ध चेतन मन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड हैं, सिगमंड फ्राइड, देखो मैंने दो मन की अवस्थाएं कितनी बताई हैं, इनने कितनी बताई हैं, 3 बताई हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड महोदय हैं, व्यक्तित्व संरचना की, मतलब किसी का भी जो व्यक्तित्व होता है उसके संरचना की भी 3 अवस्थाएं मानी हैं इन्होंने। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन निकलता है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप चीज याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं, तो दोस्तों इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इड, दूसरी है हमारी ईगो, और तीसरी हमारी है सुपर ईगो। क्या है, सुपर ईगो, है ना। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, है ना। तो दोस्तों हम इन तीनों को एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इड के बारे में बताते हैं। इड का मतलब दोस्तों इड होता है, ये थोड़ा सा सा है दोस्तों, यहाँ पर डा कर लेना। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको डा कर लेना है। ठीक है, जो सा लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना है, डा, है ना। तो इड, इसको हम इदम भी बोलते हैं और इसको इड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों ये कौन सी अवस्था होती है उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब ये कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, जैसे मान के चलो आप जैसे मान के चलो एक कोई बंदा है ना, बहुत सारा पैसा लेकर हमारे आगे जा रहा है। ठीक है, और हम उसके पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आप समझना, वो हमारे आगे जा रहा है और हम उसके पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको देखेंगे तो एकदम दोस्तों हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छा होगी, यार इसको मार के, इसकी पिटाई करके इससे पूरा सोना, है ना, पूरा पैसा है वो छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, ये सब चीजें। तो दोस्तों हमारा जो इड होता है, उड में ये इच्छाएं आती हैं, इड में ये इच्छाएं आती हैं, है ना। तो कुछ सुखवादी सिद्धांत आते हैं, है ना दोस्तों, जिससे हमें शांति मिलती है बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम इन्हीं चीजों को अगर अच्छे से समझें कि अरे यार इससे अगर मैं पैसा छीन लूंगा तो ये रिपोर्ट कर देगा, है ना, रिपोर्ट कर देगा तो हमारे लिए जेल हो जाएगी, ये सब चीजें, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, मेरे अंदर क्या इच्छा जागृत हुई कि इससे मैं पैसा छीन लूं, अच्छे से ऐश करूंगा, अच्छे से घर पे रहूंगा, कुछ कमाने धमाने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके जस्ट बाद मेरे अंदर क्या इच्छा है कि यार अगर मैं इससे पैसे छीन लूंगा तो मेरी ये रिपोर्ट कर देगा तो मैं जेल में बंद हो जाऊंगा। ठीक है,
तो अरे तो फिर ये इच्छा आई, उसके बाद तुम्हारे अंदर ये भी इच्छा आएगी अरे ये फिर ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। समझ में आपको आ रहा? तो दोस्तों सबसे पहले जो इच्छा आई कि इसके मैं पैसे चुरा लूं तो वो एड में होता है। उसके बाद दोस्तों आपके अंदर ये इच्छा है कि अरे ये अगर मैं पैसे छीन लूंगा तो ये रिपोर्ट कर देगा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। ये दोस्तों कुछ अच्छे सिद्धांत, कुछ अच्छी बातें हमारे दिमाग में आई हैं, ये हमारा होता है ईगो होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ईगो होता है। अब दोस्तों सुपर ईगो की बात करें, ठीक है, तो आपने ऐसा सोचा, तो फिर इसके बाद आपने सोचा कि अरे यार ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आया है वो आया है हमारा सुपर ईगो में, है ना। तो इस चीज को आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एड में क्या होता है? सुखवादी सिद्धांत होते हैं। ठीक है, मतलब चंचलता होती है, कुछ समय के लिए ही सुखवादी होती है। ठीक है, इसमें अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का भंडार, मतलब जो एड होता है इसमें अनैतिक और अपराधी इच्छाएं ही आती हैं हमारे माइंड में। ठीक है, अब एड का संबंध अचेतन, एक बात दोस्तों याद ये रखना कि जो एड होता है, एड का संबंध किससे होता है? अचेतन मन से होता है। किससे होता है? अचेतन मन से। ठीक है, यह अवस्था व्यक्ति को कुछ कुसमायोजित कर देती है। छा गलत लिखा गया दोस्तों, ये कुसमायोजित कर देती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो कुछ भावनाएं, जो कुछ सेकंड के लिए जो अच्छी भावनाएं हमारे माइंड में आती हैं, वो किस में होती हैं? एड में होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है ईगो। क्या है? ईगो। दोस्तों आज मिसप्रिंट बहुत ज्यादा है, ये ईगो है। क्या है ये? ईगो लिखा है हिंदी में, ईगो, और ये ईगो, और इसका मतलब क्या होता है? अहम। ठीक है, अब ईगो है ना। अब ईगो हमें क्या बताता है कि दोस्तों ये चीज गलत है, अगर ऐसा एक हो जा कर देगा तो हम जेल में चले जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वास्तविक सिद्धांत व्यक्तित्व का कार्यपालक, मतलब ये दोस्तों वास्तविक सिद्धांत, ये वास्तविकता की ओर हमें ले जाता है। ठीक है, ये हमें अच्छी राह बताता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एड है ना, तो एड व सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य करता है। मतलब दोस्तों जो ईगो है वो के एड और सुपर ईगो के बीच क्या करता है? संतुलन का कार्य करता है कि यार भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा करने से हम जेल में चले जाएंगे, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दोस्तों संयोजन की अवस्था है, हमें थोड़ी सी, है ना, हमें संतुलित करती है। ठीक है, इसका संबंध चेतन मन से होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ना, कि ईगो का संबंध किससे है? चेतन मन से है ना। एड का संबंध किससे है? अचेतन मन से। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं सुपर ईगो के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इस सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो का मतलब क्या होता है? परम अहम। क्या होता है? परम अहम। ठीक है, अब दोस्तों ये आदर्शवादी सिद्धांत है ना, ये आदर्शवादी सिद्धांत है, ये हमें आदर्शता की ओर ले जाता है, हमें ये अच्छी भावनाएं इसमें विकसित होती हैं, हमेशा इसमें अच्छी भावनाएं विकसित होती हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये आध्यात्मिकता की ओर रुझान, मतलब इसमें अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं, है ना, इसमें नैतिक और आदर्शवादी विचार भी हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये प्रॉब्लम होगा, ये सब चीजें, तो ये किसमें आते हैं? सुपर ईगो में आते हैं। ठीक है, तो आपको तो इतना याद रखना है दोस्तों, व्यक्तित्व संरचना की जो अवस्थाएं बताई हैं वो किसने बताई हैं? सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं, और कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं, है ना। दोस्तों आपको पता है लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होती है। क्या? ऑडिपस। ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं होगा ठीक से, ये ऑडिपस है। क्या है? ऑडिपस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होती है। कौन सी? ऑडिपस। इस चीज को याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है, तो ऑडिपस ग्रंथि होती है। और इसी ऑडिपस ग्रंथि के कारण जो लड़के होते हैं अपनी माता से अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, तो लड़कों में कौन सी ग्रंथि? ऑडिपस, और इसी के कारण वो माता से ज्यादा प्यार करते हैं। अब दोस्तों लड़कियों की बात करें तो दोस्तों जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण जो लड़कियां होती हैं अपने पिता से अधिक प्यार करती हैं। ठीक है, तो लड़कियां पिता से और लड़के किससे? माता से। क्यों? क्योंकि इनकी जो ग्रंथि होती है उसके कारण। ठीक है, तो लड़कों में ऑडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा। अब दोस्तों एक चीज और है,
ये आती है कि स्वमोह क्या है ना, या निर्सिजिज्म क्या है ना। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों, निर्सिजिज्म क्या है। तो दोस्तों जो अपने से प्यार करने वाला या अपने में मस्त रहने वाला होता है, जो खुद से प्यार करे, खुद में मस्त रहे, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्सिजिज्म। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और दोस्तों हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।